ज़रा मैं जो आज मियाँ साहब ने भी बात की है सिंध से मुतालिक थरकोल की, उस पर कुछ उनसे बात करना चाहता हूँ और कुछ और एक दो सवालात। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आदिल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। शाह साहब मैं ज़रा पहले जो प्लेजर इज़ ऑल माइन। शाह साहब मुझे बताएं, मियाँ साहब ने आज थरकोल जो प्रोजेक्ट है उसका क्रेडिट लिया है और उनका कहना था कि 50 साल से इस पर किसी ने काम नहीं किया था, हमने कोयला निकाला और पावर प्लांट लगाया। आप भी क्या ये क्रेडिट मियाँ साहब को देंगे? क्योंकि हमें तो याद है एक दफ़ा हमें थरकोल का विजिट भी करवाया गया था, उधर हम गए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर तो पीपल्स पार्टी ने हमें बताया था कि ये हमारी एफर्ट्स हैं सारी। आदिल थैंक यू, आपने मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं इस पे। देखिए मियाँ साहब बहुत ही मोहतरम है, सीनियर सियासतदान है, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, लेकिन बहुत ही एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज जो उन्होंने ये थरकोल के बारे में बात की है वो हकीकत पे मबनी नहीं है। उन्होंने स्टार्ट ही लिया और कहा कि जी 50 साल से मैं सुन रहा हूँ थरकोल के बारे में। मुझे नहीं पता उन्होंने पहली बार थरकोल के बारे में कब सुना, लेकिन थर्क को दरियाफ्त हुए 91 में दरियाफ्त हुआ था तो 32 साल हुए। तो अगर ये 50 साल से सुन रहे थे तो ये कौमी खजाने का सबको बता देते मियाँ साहब, ताकि इस पे और तेजी से पीपल्स पार्टी काम कर सकती। अब हकीकत पे आ जाते हैं। हकीकत क्या है? मैंने कहा ना हकीकत पे मबनी नहीं थी उनकी बात। हकीकत यह है कि 91 में थर का कोयला दरियाफ्त हुआ, USGS सर्वे के अंदर हुआ। उससे 1 आध साल पहले सिंध कोल अथॉरिटी थी, उसमें वो ड्रिल कर रहे थे पानी के लिए, तो उनको कुछ ट्रेसेस मिली और फिर काम शुरू हुआ। 91 में दरियाफ्त हुआ। 93 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई और विद इन 2 years 95 में बेनज़ीर साहिबा ने उस वक्त की हुकूमत सिंध को शहीद मोहतरमा ने कहा और उन्होंने तेजी से काम किया। सारे सिंध कोल अथॉरिटी ने सर्वेज वगैरह कराए और 95 में MOU साइन किया था विद ए इन्वेस्टर फ्रॉम हांगकांग, गॉर्डन वूज का नाम था, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में कोल माइनिंग बड़े पैमाने पे कर रहा था और 10,560 मेगावाट के पावर प्लांट की MOU साइन हुई और उस पर काम शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेटली 96 में इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने थर कोल को बैक बर्नर पे डाल दिया। इस हद तक डाल दिया कि वो 97 से लेके और 2008 तक थर में कोई काम नहीं हुआ। ये हकीकत है सारी। और 2008 में जब आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर बने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उन्होंने जो शहीद मोहतरमा का विजन था, उनकी ड्रीम थी, और 95 की तकारीर भी हैं जो खुद साइट पे गई थी और उन्होंने पहले 1320 मेगावाट के पावर प्लांट की फाउंडेशन ले की थी और वहाँ तकरीर की थी। तो 2008 में जब जरदारी साहब आए, उन्होंने उसको दोबारा रिवाइव किया और तेजी से काम हुआ। तो शाह साहब ये बताएं, मियाँ साहब को इस वक्त ये बात कहने की क्या जरूरत महसूस हुई आपके ख्याल में? क्योंकि वो बड़े कंफर्टेबल हमें दिख रहे हैं, बलूचिस्तान में भी उनके पास लोग आ रहे हैं, सिंध में भी इत्तेहाद बन रहे हैं, पंजाब में भी लोग उनके पास जा रहे हैं। क्या ये उन्होंने अपनी जो सिंध की ऑडियंस है या फॉलोअर है या वोटर है, सपोर्टर है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की है कि सिंध के मसाइल भी हम ही ने हल किए हैं, आगे भी हम ही करेंगे? मेरा ये ख्याल है जो आपने कहा ना कि बहुत ही कंफर्टेबल है, मेरा नहीं ख्याल है। आपने तो थर के बारे में सिर्फ बात करना चाह रहा था, लेकिन आपने ये सवाल किया है। कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। ये मेरा ख्याल है कंफ्यूजन और बौखलाहट की निशानी है कि जो चीज में सिरे से उनका, बल्कि ऑन दी कॉन्ट्री, जब ये दोबारा आए थे तो इन्होंने वही मैंने स्टेटमेंट में पढ़ा, कहा कि ये थर जो है वो लोकल कोयले से बनेगा और हमें डॉलर से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो पहले की थी साहिवाल पावर प्रोजेक्ट, वो तो इम्पोर्टेड कोल का था, LNG प्रोजेक्ट इम्पोर्टेड एनर्जी के थे। तो ये उनकी बौखलाहट और कंफ्यूजन का शिकार है। बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल होते तो शायद अपने बेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते। इसलिए पंजाब में काफी बुरी हालत है उनकी, और बलूचिस्तान में अगर कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया है तो आम पब्लिक जानती है कि हुकूक बलूचिस्तान का आगाज हुकूक बलूचिस्तान का किसने किया था, और जरदारी साहब ने खुले आम दूसरों के गलतियों की माफी मांगी थी बलूचिस्तान के लिए। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो है वो
आसिफ जरदारी साहब ने तो कोई शिकायत नहीं की, वो तो मोहसिन नकवी साहब को कह रहे हैं मेरे बेटे हैं, गैर जानिबदार हैं, वो मैं तो अभी भी उन्हें बेटा कहता हूँ। कुद्दूस बजिंजो साहब के बारे में कह रहे हैं उनकी पसली नहीं है इसलिए वो पीपल्स पार्टी में नहीं आए। ये इलेक्टेबल्स अब जहाँ कंफर्टेबल हैं वहाँ जा रहे हैं, आप लोगों ने ये तस्लीम कर लिया है, ये जा रहे हैं उसी तरह? बात सुने, इलेक्टेबल्स की वो जो मिसाल है ना, इंशाल्लाह ताला इस दफे इलेक्टेबल्स जरूर अपनी जगह पे कुछ वोट ले जाते हैं, लेकिन जो जनरल ट्रेंड है जरदारी साहब कंफर्टेबल इस हिसाब से है कि वो उनकी सोच है कि इलेक्शन कमीशन इंशाल्लाह ताला एक पॉजिटिव प्ले करेगी, और वो जो केयरटेकर्स कहीं कहीं, और मैं कह रहा हूँ कि केयरटेकर्स को गैर जानिबदार रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सूबा सिंध के अंदर उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चलते हुए मंसूबे हैं, और खासतौर पे वो मंसूबे जो फ्लड्स की डेविस्टेशन के बाद हमने शुरू किए थे, उनकी फंडिंग बंद कर दी है, ये समझ के कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। अगर पीपल्स पार्टी वालों ने जो काम शुरू किए वो चलते रहे तो लोग तो देखेंगे ये पीपल्स पार्टी की कंटिन्यूएशन है। इट इज रिडिकुलस ये सोचना और लोगों को इसकी सजा देना। तो ये बिलावल साहब की रही, और हम इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने पहले भी कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं कि जो केयर टेकर्स ने आउटसाइड देयर स्कोप और आउटसाइड देयर लीगल अथॉरिटी काम किया है वो ना करें। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा, जरदारी साहब ने कहा है कि बिलावल साहब टैलेंटेड हैं लेकिन अभी ट्रेंड नहीं है। पार्टी में इस वक्त किसकी पॉलिसी जो है डोमिनेट कर रही है, जरदारी साहब की या बिलावल साहब की? हम कौन सी वाली पॉलिसी को समझें, जो बिलावल साहब रोज बाहर कह रहे हैं 70 साल साहब वाले बाबे साहब घर बैठ जाएं, या फिर हम ये समझें जो जरदारी साहब कह रहे हैं कि भाई किसी के कहने पे टैक्स तो नहीं है, अगर वो कह रहे हैं? देखिए, मैंने जरदारी साहब की पूरी बात सुनी, इसलिए मैं नहीं कह सकता। जो आप शायद जिक्र कर रहे हैं इस वक्त जो इंटरव्यू चल रहा है उनका, उस सिलसिले में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और हमारे यहाँ पार्टी स्ट्रक्चर ऐसा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस उसके सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। और लेकिन ये दोनों पार्टीज एक साथ काम करती हैं और इनमें कोई तजाद एज सच नहीं है। लोग ढूंढते हैं, आई गेस जब मुश्किल पैदा होती है तो ये वही बात है जो एक जमाने में शेख रशीद नून में से शीन निकाल रहे थे ना, तो वो वाली बातें चल रही हैं। थैंक यू सो मच मुराद अली शाह साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिंध, हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। रऊफ क्लासरा साहब, मेरा ख्याल है वैसे मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे पहले आपसे सवाल पूछना था पीटीआई का, लेकिन अगर आप इस मसले पे कुछ कहना चाहिए जो बिलावल साहब या जरदारी साहब कर रहे हैं, ये गुड कॉप बैड कॉप जो हमने पहले पंजाब में देखा था, ये वो एपिसोड है या नहीं? अब बिलावल साहब पार्टी को जरा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए रिसर्च कर रहे होंगे, यूथ को एड्रेस करना है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस बारे में? नहीं, मेरा ये ख्याल है, आप इस पर ये ठीक समझें। अब दो चीज़ें हैं कि या तो जरदारी साहब ने बिलावल को स्पेस देनी शुरू कर दी है कि मैं एक उस पर डिक्लाइनिंग साइड पे हूँ, एक्टिव इतना पॉलिटिक्स में नहीं उठी कि बिहाइंड द डोर्स बैठ में बहुत सारे काम करते हैं कि जरदारी साहब डीलिंग वीलिंग वो सब कुछ वही करते हैं जो भी काम शाम करने हों। तो उन्हें ये फील हुआ होगा कि अब ये टाइम है कि इसको बिलावल को थोड़ा सा आगे लाया जाए। अगर आप पिछले 15 सालों में देखें ना, इससे बल्कि 2008 के बाद, तो ग्रेजुअली बिलावल को पहले उन्होंने छुपा के रखा, सामने नहीं आने दिया, किसी से मिलने नहीं देते, मीडिया ने इंटरेक्शन नहीं है, अभी जान को ख़तरे हैं। लिहाजा आपको याद होगा उन्होंने उनको जलसे जुलूस जो थे, या उस वक्त ये इलेक्शन की मेरा ख्याल 2013 में उन्होंने उनको ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं किया था, हालांकि वेरी की इलेक्शन थे वो। सो बिलावल उसमें नज़र नहीं है, तो उन्होंने बिलावल को फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में उन्होंने पुट किया, फिर 2018 के इलेक्शन हुए। सो वो बिलावल को ग्रेजुअली इस तरफ वो लेकर आए हैं कि पहले थोड़ा सा मिलना जुलना, पार्लियामेंट जाएँ, असम्बलियाँ जाएँ, फॉरेन मिनिस्टर भी तजर्बा हो गया। अब वो समझते हैं कि बिलावल शायद ये ग्रूम हो गया, अब उसको ये चलाकियों की जो होती है ना हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में, उसको कहते चलाकियाँ कहें, या वो तो अपने कहते हैं ना कि हम पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, तो दूसरे लोगों को तो यही लग रही होते हैं ना कि चलाकियाँ हो रही हैं, दूसरे को आप डिच कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, किसी को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो ये समझते हैं कि बिलावल थोड़ा सा इस काबिल हो गया, जवान हो गया, बच्चा जवान हो गया, तो बच्चे को थोड़ी सी आप उसको स्पेस दें। लिहाजा हमें नज़र आया है पिछले मेरा ख्याल 5 साल अगर पार्लियामेंट के देखें तो बिलावल की वो जो शख्सियत पहले थी वो बड़ी हद तक अब उसमें बदल गई है। पहले एग्रेशन भी खैर उनमें बहुत ज़्यादा था, बाज़ दफ़ा मेरा ख्याल ऐसे वो बाज़ लफ्ज़ कह भी जाते थे जो नहीं कहने चाहिए थे, फ्लोर ऑफ द हाउस लैंग्वेज बैरियर भी था ना उनके लिए, बड़ा उर्दू में कोई बात कह जाना। यस, तो अब ऐसा ऐसा ग्रेजुअली बिलावल ने उसको आके वो कहते हैं ग्रेजुएट किया है, क्वालिफाई किया है, सो उनको स्पेस मिल रही है। और बिलावल ने 2-3 जो तकरीरें की थी बड़ी अच्छी थी, उसमें स्पेशली कौमी असम्बली की आखिरी तकरीर थी, लास्ट पेज भी बड़ी अच्छी थी इनकी जो अभी की है, उसमें उन्होंने कहा था कि अपने बुजुर्गों से इल्तजा की थी, जिससे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये तो अपने वाले साहब को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई साहब कि बड़े बुजुर्ग जो है ना कुछ थोड़ी स्पेस दें, या जो उन्होंने इमरान खान साहब पे बात की, दैट वाज वेरी, मेरे ख्याल जिस दिन वो गिरफ्तार थे अटक जेल में, तो उस दिन ही शायद 2-3 दिन बाद इनकी तकरीर थी कौमी असम्बली में,
तो बिलावल ने एक बात की थी, बड़ी अहम बात थी मेरा ख्याल है उसमें, वेरी सिग्निफिकेंट। उन्होंने ये कहा था कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, एंड ही वर रिफरिंग टू नवाज शरीफ एंड जरदारी साहब ऑफ कोर्स, ये हमारे लिए क्या लेगेसी छोड़ कर जा रहे हैं। कल को फिर यही मतलब है वो टिट फॉर टैट, विक्टिमाइजेशन, कि फिर कल को हमने आना है, मैं और मरियम है, तो कल को फिर यही खान साहब पावर में है तो हमारे साथ ये सलूक होगा। सो बिलावल को बड़ी अच्छी स्पीच थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारे ये जो आबाओ अजदाद जो हैं, ये हमारे लिए क्या पॉलिटिकल असेंबली की जो लास्ट स्पीच थी जिसमें उन्होंने ये रेफरेंस दिया था। मेरा ख्याल है इस वक्त जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल को एक बैड कॉप के तौर पर एग्रेसिव, उसकी वजह ये भी है कि उनको जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद थी और जो उनके जो चंक उन्हें मिलना था वो नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने फिर बिलावल साहब को आगे कर दिया। ये नई एस्टेब्लिशमेंट है, उनके पिछले एस्टेब्लिशमेंट से बड़े, बल्कि आपको याद होगा जरदारी साहब जो थे वो जो पिछले एस्टेब्लिशमेंट थे, जनरल बाजवा साहब वाले एस्टेब्लिशमेंट थे, जनरल फैज़ वाले एस्टेब्लिशमेंट थे, जरदारी साहब ने उनके कहने पर उनके साथ मिलकर बड़े प्रोजेक्ट जो थे ना, इनको कंट्रैक्ट्स जो दिए गए थे 3-4 बड़े बड़े प्लान किए गए, तो सारी की सारी एग्जीक्यूशन जो है ना वो यही करते थे। जो भी कंट्रैक्ट एस्टेब्लिशमेंट के थे उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के पिछली के, उनकी एग्जीक्यूशन जो है ना उन्होंने जरदारी साहब के साथ करी है, और इसलिए आजकल जो नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी कोई बातचीत हो नहीं सकी कि नई एस्टेब्लिशमेंट इनको, तो बिलावल साहब को स्पेस दी जा रही है। नहीं, अगेन वो बिलावल साहब को स्पेस उस वक्त मिले ना जब जरदारी साहब को मिलेगी। इस वक्त जरदारी साहब को पता भी कटा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट से। मैं ये कह रहा हूँ ये नई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको स्पेस नहीं दे रही। उनके नज़दीक जरदारी साहब इररेलेवेंट है, इनकी यूटिलिटी फॉर द टाइम बीइंग इट्स ओवर, और इसलिए ये एंगर भी नजर आ रहा है आपको उस बिलावल की शक्ल में, और जरदारी साहब भी बैठ के उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है।